गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो नया टॉपिक है वह होगा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। कहना चाहिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखिए नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, टॉपिक का कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर एक्चुअली में इसमें हमें पढ़ना है जो हार्मोन्स वगैरह हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, क्या वर्क करते हैं, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। इंग्लिश से लिखना चाहे तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या कहेंगे? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है केमिकल नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? इसमें हमें विशेष तौर पे हार्मोन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में हार्मोन है क्या, इनका क्या वर्क है। तो हार्मोन का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? किसी भी चीज को एक्साइट करना। क्या करना? उत्तेजित करना। हार्मोन की यदि हम बात करें, हार्मोन का मतलब क्या होता है? हार्मोन का मतलब होता है किसी चीज को एक्साइट करना, यानी कि क्या हुआ? उत्तेजित करना। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे, वृद्धि हार्मोन तो क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। खली साहब को तो जानते हैं आप, खली नाम सुना? बॉडी बिल्डर नहीं, जो बहुत ऊंचे हैं, बहुत मोटे हैं, नाक चौड़ी है, हाथ पैर लंबे हैं। तो वे क्या के उदाहरण हैं? उनमें जो एक हार्मोन्स होता है एक्रोमेगेली, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो 2 टाइप से वर्क करता है। एक ऐसा होता है जो अतिवृद्धि हो जाए, अतिवृद्धि होगी तो व्यक्ति कैसा होगा? भीमकाय दिखेगा। कैसा दिखेगा? भीमकाय। तो जो खली साहब वो कैसे दिखते हैं? भीमकाय हैं। तो वो एक्रोमेगेली जो हार्मोन है वो अधिकता से रिलीज होता है, इस कारण वो कैसा दिखता है? भीमकाय का दिखता है। तो हार्मोन क्या किया? एक्साइट कर दिया, मतलब उत्तेजित कर दिया, वृद्धि कर दिया। कोई भी गति है उसे क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया। वो एक प्रकार की क्या वृद्धि ही है ना, उसके क्या कर दिया? वो एक्साइट कर दिया। और इनका कुछ काम रहता है किसी को संदमन करना या माध्यम करना, या क्या क्या मंद करना। क्या करना? मंद करना। कोई बच्चा देखो होगे आप, इतना ही छोटा रहता है, वो वृद्धि नहीं कर पाता है ना। तो हार्मोन का काम ही होता है एक्साइट करना, उत्तेजित करना। अब वो या तो संदमित कर सकते हैं या वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोन का काम ही क्या है? एक्साइट या उत्तेजित करना। अब यदि हम बात करें पहला डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा था, तो पहला डिस्कवर्ड हार्मोन, पहला डिस्कवर्ड या पहला खोजा गया हार्मोन पहला खोजा गया जो हार्मोन था वो था सेक्रेटिन। सिक्रेटिन इस हार्मोन या पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था, और इस हार्मोन की खोज बेलिस एंड स्टार्लिंग ने की थी। बेलिस एंड स्टार्लिंग, ये 2 साइंटिस्ट थे, बेलिस एंड स्टार्लिंग। इन्होंने पहला हार्मोन खोजा था जिसका नाम था सिक्रेटिन। क्या नाम था? सिक्रेटिन। और हमने देखा कि जो हार्मोन है, हार्मोन का वर्क क्या होता है? किसी भी वृद्धि को उत्तेजित करना या एक्साइट करना। ठीक है, अब यदि हम बात करें हार्मोन्स के टाइप्स, रासायनिक दृष्टि से या रासायनिक रूप से हार्मोन के प्रकार, तो यदि हम रासायनिक रूप से केमिकल टाइप से बात करें तो हार्मोन के 4 टाइप्स होते हैं। पहले होंगे एमिनो एसिड या एमिनो टाइप के, समझ रहे हैं?
एमिनो अम्ल समझे हैं आप, सुने हैं? तो एमिनो अम्ल से व्युत्पत्ति या व्युत्पन्न या उत्पन्न हार्मोन क्या कहलाएंगे? एमिनो एसिड हार्मोन कहलाएंगे। सेकेंड टाइम के होंगे प्रोटीन या पेप्टाइड से व्युत्पन्न हार्मोन। थर्ड टाइप के होंगे स्टेरॉइड हार्मोन, जिसमें सभी लिंग हार्मोन आते हैं। और फोर्थ टाइप का होगा आयोडी हार्मोन। तो अब हम देखते हैं रासायनिक रूप से क्या देख रहे हैं? रासायनिक रूप से हार्मोन के प्रकार। तो जैसे कि मैंने बताया कितने टाइप्स के हैं रासायनिक रूप से हार्मोन? 4 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। तो देखेंगे कौन कौन से टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो हार्मोन होगा वो होगा एमिनो एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन। और दूसरी टाइप का होगा पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। और थर्ड टाइप के होंगे स्टेरॉइड हार्मोन। चलिए, तो कितने टाइप्स के हार्मोन हुए? 4 टाइप्स के। पहला कौन सा हुआ? एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन। सेकंड हुआ पेप्टाइड या प्रोटीन से व्युत्पन्न हार्मोन। और थर्ड हुआ स्टेरॉइड व्युत्पन्न हार्मोन। और फोर्थ हुआ आयोडो हार्मोन। अब यदि बात करें एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन कौन कौन से हैं, तो इसमें एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, देखिए एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन की बात करें तो इसमें 2 हार्मोन आएंगे। एक होगा एपिनेफ्रिन हार्मोन, सेकेंड होगा नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन। फिर हम बात करें पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, तो पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन ऐसे हार्मोन होंगे जो हाइपोथैलेमस या अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हार्मोन कहलाएंगे? पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन कहलाएंगे। और स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब हुआ ऐसे हार्मोन जो अधिकतर लिंग हार्मोन होते हैं, वे कौन से हार्मोन कहलाते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। और आयोडो हार्मोन, जैसे नाम ही है आपको पता होगा,
थायरॉक्सिन वगैरह, ये कौन से हार्मोन है? आयोडो हार्मोन है। हाइपोथैलेमस प्यूस ग्रंथि इन सभी से निकलने वाले हार्मोन कौन से होंगे? प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन होंगे। स्टेरॉइड हार्मोन की बात करूं तो लिंग हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, हाइपोथैलेमस प्यूस ग्रंथि, अग्नाशय, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सभी कौन से हार्मोन हैं? ये रासायनिक दृष्टि से हो गया नोट डाउन? हो गया। चलिए देखिए, रासायनिक रूप से हम हार्मोन के क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार पढ़ रहे हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। पहला कौन सा टाइप्स है? एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन, ठीक है, बिना देखे बताएंगे। दूसरा कौन सा होगा? पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। थर्ड टाइप का कौन सा होगा? स्टेरॉइड हार्मोन। फोर्थ टाइप का आयोडो हार्मोन होगा। फर्स्ट टाइप का कौन सा हार्मोन था? एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन आ रहे थे? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, अभी तो ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको बोलते भी नहीं बनेंगे, है ना। एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। एमिनो एसिड या प्रोटीन से व्युत्पन्न हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं? अग्नाशय या हाइपोथैलेमस या पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन क्या कहलाएंगे? पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन कहलाएंगे। फिर थर्ड कौन सा था? स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन वे सभी सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन कहलाते हैं जो लिंग हार्मोन मतलब उन ग्रंथियों द्वारा रिलीज होते हैं। वे कौन से हार्मोन कहलाते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ये सभी कौन से हार्मोन हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। फिर फोर्थ है आयोडो हार्मोन। आयोडो हार्मोन कौन सा होगा? थायरॉक्सिन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हार्मोन के अभिलक्षण क्या हैं, क्या लक्षण है ना। आगे हम क्या देखेंगे? इनका अभिलक्षण क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हेडिंग डालेंगे हार्मोन्स के विशेष लक्षण
हार्मोन के विशिष्ट लक्षण। देखते हैं हार्मोन के कौन कौन से लक्षण हैं। यदि फर्स्ट लक्षण की बात करें तो ये कैसा होगा, केमिकल मैसेंजर, रासायनिक सूचक होता है। कैसे सूचक होता है, मान लीजिए ग्रोथ करनी है, ठीक है, क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो अब सेल के पास तो हमारे जैसे फेसबुक नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, मैसेंजर नहीं है कि उठाए मैसेज कर दिया भाई तो वृद्धि कर। मान लीजिए आपको नींद आ रही है, नाइट में सोना है, ठीक है, तो ये हमारी जो बॉडी की सेल हैं सब एक दूसरे से क्या हुई हैं, लिंक हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब सोना है आपको, तो सोने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन हार्मोन, जो नींद आपको लाता है। कौन सा हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन है। अब आपको सोना है, आपको नहीं पता कि सोना, अब बात अलग है कि रात होती है, आपको पता है कि अब सोना है, पर सेल को नहीं पता कि अभी रात है कि दिन है। अब सेल को यदि सोना है तो वो कैसे करेगी, दूसरी सेल को बताएगी ना कि मुझे सोना। देखिए एक्चुअल में ये होता है, मान लीजिए ये 2 सेल हैं, बहुत सारी सेल हैं, ठीक है, ये बहुत सारी सेल हैं। पहली बात ये है कि मान लीजिए ये सेल है, इसको क्या करना है, सोना है, नींद आना है, ठीक है, मतलब सेल को नहीं सोना, आपके शरीर को सोना या सेल को सोना, जो भी समझिए आप, इसे सोना है तो इसे मैसेज कौन कर देगी, कोई भी इनमें से कोई ऐसी सेल करेगी जो थोड़ा दूर हो, समझ रहे हैं, इस सेल से थोड़ा दूर हो, वे सेल इसे क्या करेंगी, मैसेज करेंगी कि आप सो जाइए, रात हो गई। मान लीजिए इस सेल को इसे मैसेज करना है कि आप सो जाइए। अब मैसेज करना है तो व्हाट्सअप फेसबुक तो है नहीं कि उठा के ये मैसेज डाल दे गुड मॉर्निंग करके या गुड नाइट करके तो ये सो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए ये क्या करेगी, ऐसा कुछ केमिकल छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी, केमिकल, जिसे हम क्या कहेंगे, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन। तो ये वाली सेल क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज की। अब वो सेरोटोनिन हार्मोन कहाँ आएगा, इस सेल के पास आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही सेरोटोनिन रिलीज हुआ तो ये सेल कैसी हो जाएगी, सो जाएगी, मतलब आपको क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी। मतलब मैसेज का काम कर रहे हैं हार्मोन, किसका काम कर रहे हैं, मैसेंजर या रासायनिक सूचक की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब इस कोशिका का संदेश लेकर आया इस कोशिका तक, तो ये कोशिका क्या छोड़ रही है, मैसेज छोड़ रही है, किसके सहायता से, हार्मोन के द्वारा। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक सूचक। हार्मोन क्या है, रासायनिक सूचक या केमिकल मैसेंजर, एक कोशिका को दूसरी कोशिका तक क्या पहुंचाते हैं, मैसेज या सूचना पहुंचाते हैं। समझ में आया ये बात, किसी को दिक्कत है, दिक्कत है किसी को, हार्मोन को रासायनिक सूचक क्यों कहा जाता है, केमिकल मैसेंजर, मैंने बता दिया। ये क्या करता है, मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए मैसेंजर हमारे फेसबुक में होता है ना, मैसेज करते हैं हम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सुप्रभात, जो भी होता है। तो इसी प्रकार मैसेंजर कौन कहलाया, आपका फेसबुक या व्हाट्सएप कहलाया। इसी प्रकार ये हार्मोन भी क्या, किसका कार्य कर रहा है, मैसेंजर का। यहाँ की खबर को उठाकर यहाँ पहुंचा रहा, यहाँ की गुड मॉर्निंग को यहाँ पहुंचा रहा है, यहाँ की गुड नाइट को यहाँ पहुंचा रहा है, यही है हार्मोन। और चाहो तो आप अपने शब्द में कह सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो कहना चाहें, ठीक है। समझने के लिए कुछ भी हो, समझ में आना चाहिए, कोई ट्रिक अपनाए हम, समझ में आना चाहिए। तो पहला हुआ हार्मोन का विशिष्ट लक्षण क्या है, केमिकल मैसेंजर या रासायनिक सूचक। दूसरा ये है
ये अपोषक होते हैं, मतलब नॉन न्यूट्रिएंट्स। क्या हम हार्मोन को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? नहीं, ये हमारे शरीर में बाय डिफॉल्ट बनते हैं, खुद भी बनते हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब खुद से बनते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम इन्हें भोजन के रूप में यूज करते हैं, नहीं। मतलब ये कैसे होते हैं? अपोषक होते हैं। कैसे होंगे? अपोषक, नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट्स। नहीं समझ में आ रहा? नॉन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो लिखना है, न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स। एक होता न्यूट्रिशन, है ना, पोषण, न्यूट्रिशन, तो वही न्यूट्रिशन से बना, नॉन न्यूट्रिएंट्स। एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक मैसेज पहुंचाने के कार्य, इसलिए केमिकल मैसेज। चूंकि ये भोजन की भांति इन्हें हम ग्रहण नहीं करते, इसलिए ये कैसे होंगे? अपोषक होंगे, नॉन न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, अगला बात करें, अगला फीचर क्या है? तो ये कम मात्रा में रिलीज होते हैं, कम मात्रा में आवश्यक है। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी को इनकी बहुत कम मात्रा में क्या होती है, मतलब इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में। ऐसा कि नहीं ढकेल ढकेल के ढेर सारे हम जैसे खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। तो लिख सकते हैं कम मात्रा में क्या होते हैं? स्त्रावित होते हैं। नैनोग्राम में रिलीज होते हैं, नैनोग्राम में। और फोर्थ है सोर्स ओरिजिन। जैसे देखिए, इसका मतलब ये हुआ सोर्स ओरिजिन या सोर्स ऑर्गन, मतलब जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, जहां से ये क्या हो रहा है? निकलना शुरू हुआ। ठीक है, और ये कहां तक जाता है? टारगेट ऑर्गन। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ ढेर सारी क्या है? ये सेल है। ठीक है, मान लीजिए इस सेल तक यहाँ से पहुंचना है। ठीक है, इस सेल से यहाँ तक पहुंचना, तो ये कौन सा होगा? सोर्स ऑर्गन होगा, स्रोत होगा। ये क्या होगा? स्रोत होगा। इसके बाद इसे टारगेट ऑर्गन तक, इस ऑर्गन तक पहुंचना, इस टारगेट तक पहुंचना है। तो सोर्स ऑर्गन और टारगेट ऑर्गन के बीच क्या होंगी? दूरी होगी। क्या होंगी? दूर दूर होंगे। सोर्स ऑर्गन दूर होगा और टारगेट ऑर्गन दूर होगा, मतलब सोर्स सेल अलग होगी, टारगेट सेल अलग होगी। ऐसा नहीं है कि पता चले यही काम करना और यहीं से रिलीज हो जाए। यहां से रिलीज हो जाए बात अलग है, पर इसे कोई नियंत्रित करेगा, कोई दूर वाली सेल क्या करेगी? नियंत्रित करेगी। ठीक है, तो यही फीचर था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सोर्स ऑरिजिन भी कह सकते हैं, या सोर्स ऑर्गन से टारगेट ऑर्गन कैसे कैसे होंगे? एक दूसरे से दूर दूर होंगे। क्लियर हुआ? ये कुछ बातें थी किसके बारे में? हार्मोन के बारे में लक्षण थे। पहला लक्षण ये था कि ये रासायनिक सूचक। देखिए, आप लोग को ओरल क्लासरूम में ही सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में जाके एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा आप छोड़ेंगे नहीं, बर्डन छोड़ेंगे नहीं। तो पहला लक्षण क्या था? केमिकल सूचक के रूप में क्या कर रहा है? ये मैसेंजर खेल रहा है। दूसरा काम क्या था? अपोषक था, नॉन न्यूट्रिएंट था, मतलब इसे भोजन के रूप में हम यूज नहीं कर सकते या नहीं करते। थर्ड था कम मात्रा में रिलीज होते हैं, थोड़ा थोड़ा रिलीज होते हैं। और फोर्थ था क्या? टारगेट और सोर्स ऑर्गन कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। तो ये कुछ क्या थे? लक्षण थे।
अब हम अगला देखेंगे, एक लक्षण और है इसमें कि हार्मोन का स्त्रावण कहाँ पे हो रहा है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होता है। कहाँ पे होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में। कहाँ पे होगा, एंडोक्राइन यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में। अब देखिए आप ग्रंथि पढ़ते हैं तो 3 टाइप की ग्रंथि पढ़ेंगे, एक होगा अंतः, एक होगा बाह्य और दूसरी होगी मिक्स टाइप, मिश्रित टाइप की ग्रंथि होगी। पहला होगी एंडोक्राइन, सेकंड होगी एक्जोक्राइन यानी बाह्य स्त्रावी, और थर्ड होगी मिक्स यानी मिश्रित टाइप की होगी। एंडोक्राइन का मतलब ये हुआ, ये जो हार्मोन है ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होंगे। कैसे होंगे, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होंगे। आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण में पढ़ते हैं ओपन टाइप्स का परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है क्लोज टाइप का। ओपन यानी खुला हुआ और क्लोज यानी बंद टाइप का। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाए। ओपन का मतलब ये हुआ कि पूरा ब्लड पूरी बॉडी में भरा हुआ। कीड़े मकोड़े देखें, कॉकरोच वगैरह, इनमें कौन सा वो होता है, ओपन टाइप का। जैसे मच्छर मारे नहीं कि पूरा छिटक जाता है, ऐसा होता है। हाँ, तो वो किसके उदाहरण हुए, वो ओपन टाइप के हुए। और क्लोज का मतलब होता है ब्लड इस प्रकार से ट्यूब में बहता है, ट्यूब के अंदर बहता है। जैसे हमारे देखिए सिराएं पाई जाएंगी, धमनी पाई जाएंगी, तो इस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा। ऐसे ही इसमें होता है अंतःस्त्रावी, मतलब ये डायरेक्ट ब्लड में मिलती हैं। ऐसा नहीं कि कोई ट्यूब या कोई नली या कोई नाली वगैरह हो, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट ये किस में रिलीज होते हैं, ब्लड में, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, अंतःस्त्रावी। और कोई ट्यूब के माध्यम से ब्लड में मिलते हैं बाद में, उन्हें क्या कहेंगे, बाह्य स्त्रावी कहते हैं। ठीक है, तो हार्मोन का स्त्रावण अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में होता है। तो ये कुछ फीचर थे, कुछ विशिष्ट लक्षण थे हार्मोन के जो हमने देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम हार्मोन्स की क्रियाविधि क्या है भाई। अब हम अगला जो देखेंगे वो होगा हार्मोन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन की क्रियाविधि। तो 2 विशेष बातें याद रखिए, इनकी मैकेनिज्म कैसी होगी। पहला कौन सा हार्मोन पढ़े थे हम रासायनिक रूप से, 4 हार्मोन पढ़े थे ना, 4 प्रकार के। पहला था एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन, सेकंड था प्रोटीन या पेप्टाइड। तो ये एमिनो एसिड और प्रोटीन या पेप्टाइड जो हार्मोन है, ये दोनों की क्रियाविधि कैसी होगी, एक समान होगी। कौन कौन से के, एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन, दूसरा कौन सा, प्रोटीन या पेप्टाइड से व्युत्पन्न हार्मोन। इन दोनों क्रियाविधि कैसी होगी, एक समान होगी। अब ये दोनों मिल गए, अब बचे कितने, 2। कौन कौन से, स्टेरॉइड और आयोडो। तो आयोडो और स्टेरॉइड की क्रियाविधि कैसी होगी, एक समान होंगी। मतलब हम कितनी क्रियाविधि पढ़ेंगे, 2 क्रियाविधि। पहली क्रियाविधि में क्या क्या होंगे, एमिनो एसिड, बोलिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक हेजिटेशन जो है वो बाहर नहीं जाएगा, है ना। पहला कौन सा है, और दूसरा, और जम से बोलिए, प्रोटीन या पेप्टाइड। चलिए लिखते हैं हम, इंग्लिश से लिख दूं चलेगा ना। एमिनो एसिड एंड प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन
की क्रियाविधि एक समान होगी। इसी प्रकार कौन कौन से होंगे, कौन कौन से बताइए? स्टेरॉइड एंड आयोडो हार्मोन। चलिए नोट डाउन करिए। हो गया नोट? चलिए जल्दी नोट करिए। चलिए अब हम पहला टाइप का देखेंगे, एमिनो एसिड या प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन से व्युत्पन्न हार्मोन की क्रियाविधि। ये एन है ना? ये मान लीजिए कोई हार्मोन है, FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे बताऊंगा अभी। FSH समझ लीजिए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कोई एक हार्मोन है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक सूचक हार्मोन। क्या कहते हैं? प्राथमिक सूचक हार्मोन। प्राथमिक सूचक नाम देते हैं इसे हम, ये प्राथमिक सूचक है। इसे कोशिका तक क्या पहुंचाना? संदेश पहुंचाना। क्या पहुंचाना? संदेश पहुंचाना है, या इसे कोशिका में जाना है। क्या करना है? कोशिका में जाएगा तभी तो ये हार्मोन बताएगा भाई। क्या करेगा? तभी तो ये क्या बताएगा? अपनी खबर किसको देगा? सेल को देगा। जब तक ये कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये अपनी खबर कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है, हाँ आइए, ये जो हार्मोन है ये है ध्रुवी टाइप का, पोलर है। कौन सा है? ध्रुवी, यानी कि पोलर है। कैसा है? सेल आप लोग पढ़े हैं, कौन कौन आया था सेल क्लास में? उसमें हमने पोलर एंड नॉन पोलर पढ़े थे, ध्रुवी एंड अध्रुवी। तो कोशिका कैसी होती है बताएंगे? कोशिका झिल्ली कैसी है भाई बताइए आप? अध्रुवी होती है। कैसी होती है?
अध्रुवी होती है, यानी कि नॉन पोलर होती है। कैसी होती है? नॉन पोलर। चूंकि ये ध्रुवी है और ये अध्रुवी है, तो इस प्राथमिक सूचक का विसरण सेल में नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि ध्रुवी ध्रुवी के बीच मतलब विसरण होगा, या अध्रुवी अध्रुवी के बीच क्या होगा? विसरण होगा। पर यहाँ पे ये FSH प्राथमिक सूचक है, फर्स्ट मैसेंजर, ये कैसा? पोलर है, यानी ध्रुवी है, और कोशिका की जो झिल्ली है ये अध्रुवी है, यानी नॉन पोलर है। ठीक है, मतलब ये जो कहना चाहिए, ये जो प्राथमिक सूचक है इसके अंदर ये प्रवेश नहीं कर पाएगा, विसरण नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, कोई क्लास के अंदर आना चाहता है, मैं कहता हूं आप क्लास के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, क्या खबर है, आप भेजिए, किसी के द्वारा भेजिए, तो वहां किसी आदमी को वो बताएगा, जो भी खबर है वो व्यक्ति मुझे आकर बता देगा। ठीक है, उसे जो खबर मेरे तक पहुंचानी थी, क्लास के बाहर जो भी व्यक्ति हो, उसे मेरे तक जो खबर पहुंचानी थी, जो भी जानकारी, जो भी मैसेज देना था, वो उस व्यक्ति के थ्रू मेरे को पहुंचा देगा। वहां पे गेट पे कोई व्यक्ति है, उसको वो अपनी जानकारी बताएगा, वो व्यक्ति आके मेरे को बता देगा, जानकारी मेरे तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार प्राथमिक सूचक को यदि सेल तक अपनी मैसेज ले जाना है, अपना संदेश ले जाना है, तो यहाँ पे रिसेप्टर यानी ग्राही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? एक ग्राही होंगे। तो देखते हैं क्या है ग्राही। ये क्या है? ये है ग्राही। क्या है? झिल्ली पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ग्राही की। झिल्ली पर हमें ग्राही की आवश्यकता होगी, और ये ग्राही इसका फिर क्या करेगा? विसरण करेगा। क्या करेगा? फिर ये प्राथमिक सूचक का इसमें क्या कर देगा? विसरण करेगा। मतलब ये हुआ कि झिल्ली पर हमें क्या चाहिए? ग्राही चाहिए। झिल्ली पर क्या चाहिए? झिल्ली पर ग्राही की आवश्यकता होगी। इंग्लिश में बोला जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ग्राही को क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं, और झिल्ली को क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। रिसेप्टर यानी ग्राही होता है। ठीक है, मतलब हमें झिल्ली पर किसकी आवश्यकता होगी? ग्राही की। तो ये है वो ग्राही, झिल्ली पर ये है क्या? वो ग्राही है, वो रिसेप्टर। अब क्या होगा? अब ये प्राथमिक सूचक कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे, और यहाँ से क्या कर लेगा भाई? वो विसरण कर लेगा। क्या कर लेगा? विसरण, मतलब इसके अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, इसके अंदर जैसे प्रवेश करेगा तो इसे द्वितीयक सूचक की आवश्यकता होगी। किन की आवश्यकता होगी? द्वितीयक सूचक की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जैसे ही इसके अंदर आया प्राथमिक सूचक झिल्ली पर ग्राही के माध्यम से, और ये करेगा द्वितीयक सूचक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? द्वितीयक सूचक का निर्माण करेगा। सूचक का निर्माण करेगा। अब वो द्वितीयक सूचक क्या है? द्वितीयक सूचक पता होना चाहिए। पहला तो ये FSH हो गया, दूसरा क्या हुआ? तो दूसरे द्वितीयक सूचक 5 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर लिखता हूँ इसे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ। वो 5 प्रकार के द्वितीयक सूचक होंगे। कौन कौन से? साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, ठीक है, DAG, कैल्शियम, इनओसिटल फास्फेट। इनओसिटोल फास्फेट, ये 5 है। देखिए, पहला हुआ साइक्लिक AMP, दूसरा हुआ साइक्लिक GMP, थर्ड हुआ DAG, फोर्थ हुआ कैल्शियम, और फिफ्थ हुआ इनोसिटोल फास्फेट। इनोसिटोल फास्फेट, ये 5 द्वितीयक सूचक का निर्माण कौन करेगा? प्राथमिक सूचक कर लेगा। क्लियर हुआ? अब क्या करेगा? इनको ये आएगा और कोशिका द्रव में सक्रिय या निष्क्रिय करेगा। कोशिका द्रव को या तो वो सक्रिय करेगा या निष्क्रिय। हार्मोन का काम ही क्या है? या तो अभिक्रिया को बढ़ा देगा,
समझ रहे हैं, किसी वृद्धि को करेगा या वृद्धि को संदमित करेगा। तो इसका कार्य क्या हुआ, कोशिका द्रव में जो भी एंजाइम वगैरह हैं उनको या तो वो कैसा करेगा, सक्रिय करेगा या फिर निष्क्रिय करेगा। ये जो प्राथमिक सूचक है ये क्या है, हार्मोन ही है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH। ये आया, विसरण नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। सेल कैसी है, मतलब सेल की जो झिल्ली है वो नॉन पोलर है, जबकि ये FSH प्राथमिक सूचक फर्स्ट मैसेंजर पोलर है। हमने ये सेल में पढ़ा है कि कोशिका झिल्ली वसा वगैरह शुगर प्रोटीन से निर्मित है, इसलिए वो कैसी है, अध्रुवीय है। ठीक है, अध्रुवीय है तो केवल वह अध्रुवीय चीजों को ही क्या करेगी, विसरित करेगी, ध्रुवीय चीज को नहीं करेगी। तो चूंकि ये ध्रुवीय को हमें विसरण करना है, तो जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि किसी को खबर देना है तो वो मेरे तक किसी के द्वारा खबर भेजेगा। इसी प्रकार यदि ये प्राथमिक सूचक को यहाँ कोशिका के अंदर प्रवेश करना है तो किसी ग्राही रिसेप्टर की मदद से वो प्रवेश करेगा और यहाँ पे किसका निर्माण कर लेगा, द्वितीयक सूचक का निर्माण। ये तो प्राथमिक सूचक हो गया, यहाँ आते ही वो किसका निर्माण कर लेगा, द्वितीयक सूचक या सेकंड मैसेंजर का निर्माण कर लेगा। सेकंड मैसेंजर कितने टाइप्स के होंगे, 5 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, इसके बाद DAG, इसके बाद इनोसिटॉल फास्फेट और कैल्शियम। ठीक है, ये 5 प्रकार के क्या हैं, द्वितीयक सूचक हैं। अब ये द्वितीयक सूचक क्या करेंगे, कोशिका द्रव में एंजाइम को या तो सक्रिय करेंगे या निष्क्रिय करेंगे। कोशिका द्रव में एंजाइम को सक्रिय या निष्क्रिय करेंगे। चलिए नोट डाउन करिए। कहने का मतलब ये हुआ, यहां से 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, सेल झिल्ली कैसी है, नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। और सेकंड एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो द्वितीयक सूचक कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे देगा, ये 3-4 ऑप्शन रखेगा, कोई अलग ऑप्शन दे देगा, कौन नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको ये 5 प्रकार के सेकेंडरी जो मैसेंजर हैं इनका नाम पता होना चाहिए। बहुत आसान है, एक बार आप लोग बोलिए कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है, तेज आवाज से बोलिए, इतने सारे लोग। सेकंड, कचरा कर दिए। साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, DAG, कैल्शियम और इनोसिटॉल फास्फेट। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। अभी भी किसी को सस्पेंस कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, समझ में नहीं आया हो तो। समझ में आया, हाँ जी। ये द्वितीयक सूचक है, ये तो मेंशन है, यहां से अलग से कर सकते हैं आप। द्वितीयक सूचक हैं, एग्जाम में बहुत बार यहीं से क्वेश्चन बना है कि द्वितीयक सूचक कौन कौन से हैं, है ना, याद रखिएगा आप लोग। ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, और कोशिका झिल्ली अध्रुवीय होगी। FS कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन लिख सकते हैं आप, पेप्टाइड हार्मोन है।
हो गया नोट डाउन। देखिए लिखना तो ठीक है, नोट्स होना जरूरी है, पर ये सारी चीजें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, है ना, सारी चीजें दिमाग में छप जानी चाहिए। इससे एक सेंस और निकलता है कि स्टेरॉइड या प्रोटीन हार्मोन कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? घुल। ध्रुवी का मतलब क्या होता है? जो जल में घुल जाए। अपोलर का मतलब होता है, अध्रुवी को मतलब नॉन पोलर का मतलब जो जल में ना घुल पाए। तो कोई इसके झिल्ली जल में नहीं घुल पाती, इसलिए अध्रुवी होती है। और ये एमिनो एसिड या प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, मतलब ये जल में घुल जाते हैं, इसलिए ये पोलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट की बातें हैं। पहली पॉइंट की प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन कैसे होंगे? घुलनशील होंगे। सेकंड है कोशिका झिल्ली अघुलनशील या अध्रुवीय होगी। और तीसरा पॉइंट है द्वितीय सूचकों के नाम। हो गया नोट डाउन? चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा हो गया? किसकी क्रियाविधि होगी? स्टेरॉइड या आयोडो हार्मोन की क्रियाविधि होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। इसकी क्रियाविधि भी सेम होगी। ये क्या हुई? आप लोग बोलते नहीं है, यही तो कमी है। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक आपको आएगा नहीं। कोशिका झिल्ली क्या है? ये कैसी होती है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? ध्रुवी ऐसे लिखते हैं कि इसमें रहेगा ध्रम है। अध्रुवी, नॉन पोलर लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई क्या लेते हैं यहाँ पे? चलिए, ये क्या लेते हैं? ये भी कोई हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है। अब इसका नाम क्या दे दिया जाए, बताइए आप लोग। एक आध कोई हार्मोन बताइए जो स्टेरॉइड हार्मोन पढ़ा हो। अभी पढ़ा हमने स्टेरॉइड हार्मोन का पलट रहा है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मान लीजिए कोई भी एक हार्मोन, क्या नाम माना, बताओ आप जो कहो। एस्ट्रोजन। क्या मान लेते हैं? एस्ट्रोजन। चलिए आप जो कहे मैं मान लिया। ये कौन सा हार्मोन है? एक एस्ट्रोजन हार्मोन। कैसा होगा ये? पोलर होगा या नॉन पोलर? अगर पोलर होता तो फर्क क्या रह जाता? फर्क क्या रहता? फिर हम क्यों पढ़ते? सारी चीजें तो वही होती, तो पढ़ते क्यों हम अलग अलग? तो ये कैसा होगा? अध्रुवीय होगा, यानी कि नॉन पोलर होगा। और प्रोटीन हार्मोन कैसे थे? पोलर थे, ध्रुवीय थे। अब जब ये पोलर है, सेल भी सॉरी नॉन पोलर है, सेल भी नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, सेल भी अध्रुवीय है, तो ये आसानी से क्या होगा? विसरण हो जाएगा। चलिए करते हैं हम विसरण। चलो भैया तो विसरण हो यार। ठीक है,
ये वाला कलर दिख पा रहा है कि नहीं? देखिएगा मैडम, चेक करिए लैपटॉप में, ये कलर दिख रहा है? चलिए, ये क्या हुआ? ये इसका विसरण हो गया। हमें किसी रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी। पड़ी क्या किसी रिसेप्टर की आवश्यकता? नहीं पड़ी। ये सेल के अंदर आ गया। अब साइज ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब बहुत देख लेना आप, है ना, दोनों बराबर तो नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैं फिर गोला ले रहा था। ये सेल के अंदर आसानी से क्या हो गया, इसका विसरण। क्यों हुआ? क्योंकि ये नॉन पोलर है और सेल वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली भी कैसी है? नॉन पोलर है, अध्रुवीय, इसलिए इसका विसरण आसानी से हो गया। अब सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाता कि नहीं? पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाए जाएंगे? डीएनए पाया जाता है कि नहीं? सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए। अब ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, वो सॉरी, केंद्रक के अंदर विस्तृत नहीं हो पाया, तो केंद्रक के अंदर विस्तृत होने के लिए फिर इसे एक रिसेप्टर की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? रिसेप्टर की, जिसे हम कहेंगे इंटरसेल्युलर रिसेप्टर, अंतःकोशिका ग्राही। क्या कहेंगे? इंटरसेल्युलर रिसेप्टर या अंतःकोशिकी ग्राही। क्योंकि कोशिका के अंदर अब हम रिसेप्टर की जरूरत है, कोशिका के अंदर ग्राही की आवश्यकता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स या इंटरसेल्युलर रिसेप्टर। बना दीजिए भाई, रिसेप्टर बना देते हैं हम। देखिए, उसमें अब आप कहेंगे सर उसमें हमें इंटरसेल्युलर या इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? आना चाहिए दिमाग में, क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वहां पे हार्मोन्स केवल कोशिका द्रव में थे। कहाँ थे? कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर नहीं जा रहे थे, इसलिए हमने पढ़ा है ना, ये देखिए, कोशिका द्रव में एंजाइम सक्रिय निष्क्रिय कर रहे हैं। ये जो द्वितीयक सूचक हैं, ये कोशिका द्रव में एंजाइम को क्या कर रहे हैं? सक्रिय निष्क्रिय कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा रहे थे। पर यहाँ पे क्या होगा, मतलब इस वाली क्रिया में, अभिक्रिया में क्या होगा, क्रिया विधि में, ये जो रिसेप्टर हैं, ये सॉरी, ये जो सूचक हैं, ये किसके अंदर जाएंगे? ये न्यूक्लियस के अंदर चाहिए, और न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो इन्हें एक रिसेप्टर की आवश्यकता होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अंतराकोशिकी ग्राही, क्या कहेंगे? अंतराकोशिकी ग्राही। मतलब कोशिका के अंदर रिसेप्टर की आवश्यकता हो, इसलिए इन्हें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहेंगे। अब ये क्या होंगे? ये कोशिका के अंदर आ जाएंगे, सेल के अंदर, चूंकि ये सेल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे ये रिसेप्टर की मदद से इनको इस कलर से बनाना है ना, एक ही कलर होना चाहिए।
ठीक है, ये सूचक है या हार्मोन है, ये प्रवेश किया अंदर और ये डीएनए में भी प्रवेश कर लेगा। किस में प्रवेश कर लेगा? डीएनए में प्रवेश कर लेगा। जैसे ये डीएनए में प्रवेश करेगा और डीएनए को वो बदल देगा काय में? आरएनए में। किस में बदल देगा? आरएनए में। फिर आरएनए से ये बना देगा प्रोटीन और जीन अभिव्यक्ति करेगा। क्या करेगा? जीन अभिव्यक्ति करेगा। क्लियर हुआ? क्या किया? स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड हार्मोन की हमने क्रियाविधि पढ़ा। एस्ट्रोजन अध्रुवीय है, ये सेल के अंदर गया, यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की आवश्यकता पड़ी, उसकी सहायता से ये डीएनए में गया, डीएनए को आरएनए में बदला, फिर आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। क्या बना? प्रोटीन बना, मतलब जीन अभिव्यक्ति का मतलब जीन अभिव्यक्ति शो किया। तो ये थी क्या? सेकेंड टाइप की क्रियाविधि, मतलब स्टेरॉइड या आयोडीन हार्मोन की क्या थी? क्रियाविधि। तो 2 टाइप्स की क्रियाविधि हमने देख लिया है। अब इसके बारे में हमें लिखना था कुछ बातें, पर कल लिखेंगे इसके बारे में, तो आप लोग इसको पढ़ के आएंगे। एक बार हम शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं क्या क्या देखा। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्टिंग में था, टॉपिक का नाम था रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय था। मतलब रासायनिक मतलब क्या होता है? हार्मोन वगैरह होता है, उनका नियंत्रण एवं समन्वय देखना था, वर्क वगैरह के। फिर हमने क्या देखा था? पहला डिस्क्राइब्ड हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन था। किसने दिया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने दिया था, पहली बार देखा था। हार्मोन का मतलब होता है एक्साइट या उत्तेजित करना होता है, ठीक है। फिर हमने 4 टाइप्स के हार्मोन देखे थे। पहला था एमिनो एसिड से व्यवस्थित हार्मोन, सेकंड था स्टेरॉइड या प्रोटीन या पेप्टाइड, और थर्ड टाइप का स्टेरॉइड, और फोर्थ टाइप का आयोडीन हार्मोन। फिर हमने आगे देखा कुछ इसके गुण थे, लक्षण थे किसके? हार्मोन के। कम मात्रा में आवश्यक है, आपोषक होता है, रासायनिक सूचक की भांति कार्य करता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में पाया जाता है, और टारगेट जीन और सोर्स जीन दूर दूर होंगे। कहाँ होंगे? दूर दूर होंगे। इसके बाद हमने फिर क्या देखा? इनके टाइप्स देखा, क्रियाविधि। रासायनिक रूप से स्टेरॉइड हार्मोन और आयोडीन हार्मोन की क्रियाविधि कैसी होगी? समान होगी। और पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन और एमिनो हार्मोन की क्रियाविधि कैसी होगी? सेम देखी। फिर हमने देखा ये घुलनशील होता है। कौन सा? प्रोटीन हार्मोन कैसा होता है? घुलनशील होता है। द्वितीयक सूचक 5 प्रकार के बनाता है, सारे नाम मैंने बता दिया। फिर हमने देखा स्टेरॉइड हार्मोन की क्रियाविधि, ये कैसा होता है? अध्रुवीय होता है, और इसको कोशिका के अंदर ग्राही की आवश्यकता होती है, और ये जीन अभिव्यक्ति करता। क्या करता है? जीन अभिव्यक्ति करता है। क्लियर है? तो चलिए, आज हमने ये डायग्राम वगैरह देखे हैं, कल इनके बारे में हम लिखेंगे, दोनों के बारे में क्या क्या देखा। तो ये सारी चीज आप लोग कल पढ़ के आइए, समय से पहले आ जाना, ठीक है। चलिए, हाँ नोट करिए, बंद करिए।